हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्रों का आज की अपनी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 11वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट का अध्याय नंबर 5 विदेशी व्यापार की विशेषताएं, समस्याएं, नीतियां इत्यादि। और इसी पाठ के अंतर्गत हम कर रहे थे कल हमारे देश के आयात कौन से हैं, निर्यात कौन से हैं, इनके ऊपर चर्चा थी। और इसी टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आपका है कि भुगतान शेष। तो भुगतान शेष को हम जानेंगे। भुगतान शेष भारत का जो व्यापार है, भुगतान शेष है, वो प्रतिकूल रहता है। तो प्रतिकूल रहने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भुगतान शेष होता क्या है। छात्रों, जैसे कि कल हम कर रहे थे आयात और निर्यात। आयात और निर्यात जो हम कर रहे थे, उनको पता है कि एक देश दूसरे देश से कुछ वस्तुओं का आयात करता है, कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है। अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दूसरे देश से ली जाती हैं और जो दूसरे देशों को आवश्यकता हमारे वस्तुओं की होती है वो हमारे देश से लेते हैं ताकि हमें उस देश की करेंसी मिले। तो बस स्टूडेंट्स, ये आयात और निर्यात का जो डिफरेंस होता है सर, वो हमारा व्यापार शेष कहलाता है। सबसे पहले तो आयात में क्या क्या वस्तु होती है ये जानना बड़ा जरूरी है कि जिसका हमने कल बताया, आयात में कौन सी वस्तु है, निर्यात में कौन सी वस्तु। हमने एक देश का, हमारे भारत की बात कर रहे थे, हम कौन कौन सी देशों में आयात करते हैं, कौन कौन से देशों में निर्यात करते हैं। ये जो हमारा व्यापार है वो भुगतान शेष है, वो व्यापार शेष है, वो उसमें क्या डिफरेंस है। आयात किन वस्तुओं का करते हैं हम, जिस दृश्य वस्तु होते हैं, निर्यात दृश्य वस्तु होती हैं, और इसके अलावा सेवाएं। हम जो कैटेगरी करते हैं व्यापार शेष। एक हमारी धारणा है व्यापार शेष। व्यापार शेष में क्या क्या शामिल करते हैं हम, जो वस्तुओं में दृश्य और अदृश्य रूप में दिखाई देती हैं, दृश्य के रूप में और अदृश्य के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे वस्तुएं हैं, कोई भी भौतिक वस्तुएं हैं, गाड़ी, कार, या जो भी का आपको दिखाई दे रही है, कंप्यूटर है या इंजीनियरिंग का सामान है या बस बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उन सभी को हम दृश्य वस्तुओं में शामिल करते हैं। दूसरी अदृश्य वस्तुएं, अदृश्य जैसे सेवाएं हैं, जहाजरानी की सेवा है या हवाई यान की सेवा है, किसी प्रकार की भी जो सेवा है, यातायात की सेवा है, उसको हम अदृश्य सेवा में लेते हैं। डॉक्टर की सेवा है, शिक्षा की सेवा है, जो भी है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के आयात और निर्यात, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात का जो अंतर होता है उसे हम व्यापार शेष कहते हैं। फिर देखिए, दृश्य अदृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात का डिफरेंस किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश के आयात और निर्यात जिसमें दृश्य अदृश्य वस्तु होते हैं उनको हम व्यापार शेष कहते हैं। इसके अलावा जबकि भुगतान शेष इससे विस्तृत धारणा है, क्योंकि व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक अंश है। इनके अलावा एक ये हमारे करंट अकाउंट में आते हैं, भुगतान शेष, चालू खाता। और इसके साथ साथ इसके दो पार्ट हैं, चालू खाता प्लस में पूंजी खाता। इसमें सिर्फ करंट अकाउंट आता है, इसमें करंट अकाउंट के साथ साथ पूंजी खाता भी शामिल होता है, कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो ये हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा ये व्यापार है, ये व्यापार शेष है, ये भुगतान शेष का ही एक पार्ट है। इसका एक है जो व्यापार भुगतान शेष व्यापार शेष की अपेक्षा है, वो व्यापक धारणा है।
इसमें जो एक चीज बाकी हमारी रहती है वो है पूंजी खाता। तो पूंजी खाता है, ये हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट हमारा एक देश का दूसरे देश में और दूसरे देश का हमारे देश में, उसका जो डिफरेंस है वो पूंजी खाते में, वे मध्य सारी की सारी पूंजी खाते में आती है। एक देश का दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट और उस देश का उस देश में इन्वेस्टमेंट, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो दोनों का वो पूंजी खाता में आती है। करंट अकाउंट में ये दो मदे आते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर जानना बहुत जरूरी था, जो कि आपने जाना। अब हम आगे जानते हैं कि जो हमारा व्यापार शेष है वो भारतीय व्यापार शेष की हम बात करें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स की हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में जो भारत का प्रतिकूल भुगतान शेष के कारण क्या है। हमें आज जानना है कि जो हमारा जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल है। प्रतिकूल भुगतान शेष, सबसे पहले तो एक होता है अनुकूल, एक प्रतिकूल। इसको भी जान लें। प्रतिकूल क्या होता है? प्रतिकूल जिसको हम घाटे का भी कह सकते हैं, घाटे का व्यापार है। दूसरा है अनुकूल, ये है फेवरेबल, देश के पक्ष में। यदि भुगतान से देश के पक्ष में है तो अनुकूल है, यदि वो हमारे देश के पक्ष में नहीं है, घाटे का है, तो यानी घाटे का मतलब ये है कि हमारे आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। हमारे आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो वो घाटे का या प्रतिकूल कहलाएगा। प्रतिकूल कहलाएगा। और यदि वो हमारे निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो फेवरेबल कहलाएगा, देश के अनुकूल कहलाएगा, देश के फेवरेबल कहलाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा। लेकिन जो भारतीय भुगतान शेष वो घाटे का रहता है, तो उसके घाटे के रहने के क्या कारण, हम आज उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले भुगतान शेष के क्या कारण है? मशीनरी का आयात, मशीनों का आयात। भारत की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी मशीनों का खुद निर्माण कर सके, तो उसके लिए देश को कुछ मशीनों का विदेशों से आयात भी करना पड़ता है, मजबूरी भी है देश की। और जो पुरानी मशीनें हमारी यहाँ पुरानी हो गई हैं, उनकी जगह नई मशीनों का विस्थापन करना पड़ता है, नई मशीनें लगानी पड़ती हैं, और इस प्रकार जो नए कारखाने लगाने के लिए। दूसरी बात है युद्धों का सामान आयात, युद्धों की सामग्री का आयात। युद्धों के समय या युद्धों को अपने देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें युद्धों की सामग्री का विदेशों से आयात करना पड़ता है। नई नई टेक्नोलॉजी के नए नए टैंक हैं, नए रॉकेट हैं, नई मिसाइलें हैं, उनका आयात करना पड़ता है, जिस पर काफी हमारा बजट यूज हो जाता है और हमारा व्यापार है वो प्रतिकूल हो जाता है। तीसरा उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग। हमारा देश बहुत बड़ा देश है और बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए खाद्य समस्या उत्पन्न करती है। चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरे नंबर पर हमारा देश आता है, और इतने बड़े देश का पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए खाद्य सामग्री हमारे देश की पर्याप्त नहीं हो पाती। इसलिए बहुत सारी भोग वस्तुओं की विदेशों से मांग की जाती है, और जिसके कारण हमारा आयात है वो निर्यात की अपेक्षा अधिक बढ़ जाते हैं। नंबर 4 है आपका कीमत असंतुलन।
आपको पता है कि जैसा कि सभी छात्रों को पता है कि हमारे देश में चाइनीज आइटमों का बड़ा प्रचलन है। इसका कारण क्या है कि हमारे जो देश में वस्तुएं निर्मित होती हैं वे काफी महंगी पड़ती हैं और विदेशों में जो वस्तुएं तैयार हो रही हैं वह नई टेक्नोलॉजी के कारण कम कीमत पर अच्छी की वस्तुएं तैयार हो जाती हैं। इस कारण से हमारा रुझान है वे जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनका विदेशी वस्तुओं की तरफ ज्यादा रहता है। आज की यदि टाइम में उदाहरण दें तो मोबाइल जो है हम देखते हैं ज्यादातर सारे मोबाइल ही हमारे देश में प्रचलन में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हैं इनके आयात ज्यादा बढ़े हैं निर्यात की अपेक्षा। और नंबर 5 है आपका विदेशी प्रतियोगिता। इसके साथ साथ भारत मुख्य रूप से पटसन, चाय तथा कपड़े का ही निर्यात करता है, परंतु अब इन वस्तुओं का वे प्रतियोगिता बढ़ने लगी है। जूट में बांग्लादेश, चाय में श्रीलंका और सूती वस्त्र के अफ्रीका के कारण भारत के निर्यात कम हो गए हैं। विदेशों के साथ जो हम निर्यात पहले विदेशों को कर रहे थे उसके ऑप्शन दूसरे देशों में हो गए हैं। हमारा देश ही एक ऐसा देश था जो पूरे वर्ल्ड में चाय निर्यात करता था, लेकिन अब इसकी प्रतिस्पर्धा में बांग्लादेश भी आ गया है। ये लोग भी दुनिया में चाय को निर्यात करते हैं, जिसके कारण हमारे देश के निर्यात घट गए हैं और इसका पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि। नंबर 6 पेट्रोल। बढ़ते हुए दिन, क्योंकि पेट्रोल एक प्राकृतिक संसाधन है और ये संसाधन दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों से पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और जिसके कारण हमारे आयात का मूल्य अधिक हो गया है। क्योंकि हमारे पेट्रोल हमारे देश के अनुरूप हमारे देश में इतना नहीं होता, तो हमें काफी मात्रा में पेट्रोल देशों से आयात करना पड़ता है। तो हम ज्यादातर चाय मसाले ही निर्यात करते हैं। कल हमने बताया था कौन कौन से वस्तुएं निर्यात करते हैं, कौन कौन से आयात करते हैं। और पेट्रोल जो आज की बहुत ही आवश्यक मनुष्य की जरूरत बन गई है, ये हम अरब देशों, सऊदी अरब वगैरह, ईरान, इराक से खरीदते हैं। तो उन देशों से खरीदते हैं, उनकी कीमतें काफी होने के कारण हमारी जो आयत है उसका भार बढ़ गया है और हमारा विदेशी व्यापार वो अनुकूल हो गया है। और विदेशी ऋणों का ब्याज का भुगतान। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा देश अर्थव्यवस्था आपने पढ़ा था कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। जब आजाद हुआ था तो हमें पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली थी। उस अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी लंबा टाइम लगा। तो उसमें हमने विदेशों से नई मशीनों लगाने के लिए, नए उत्पादन करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए, कृषि को सुधारने के लिए विदेशों से ऋण लिए। और विदेशों से ऋण लिए तो उनको ऋण लौटाने में हमें उनका ब्याज भी देना पड़ता है। ऋण के साथ साथ हर साल उनका ब्याज बढ़ता है। तो उन ब्याज के कारण भी हमारा जो विदेशों में हमारी पूंजी विदेशों में चली जाती है, जिसके कारण हमारा व्यापार शेष है वो हर साल कम होता ही घटता ही जा रहा है। और इस प्रकार जो हमारा व्यापार शेष है यदि हम घट ही रहा है। संक्षेप में हम यदि बात कहें तो जब से हमारा देश हुआ है हमारा घाटे का बजट ही घाटे का ही पेश हो रहा है, क्योंकि जो व्यापार है वो भी हमारा प्रतिकूल है। व्यापार प्रतिकूल है तो हमारा भुगतान शेष भी प्रतिकूल जा रहा है। क्योंकि इसी करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट की मदें जो दस्या मदें हैं वो कभी कभी फेवरेबल हो जाती हैं, लेकिन पूंजी का हमारा फेवरेबल नहीं हो पाता। तो भारत का जो भुगतान शेष है वो हमारा क्यों प्रतिकूल रहता है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तो मेरे ख्याल में आपके बच्चों को अच्छे से समझ में आया और कोशिश करेंगे इसको सीखने का। और अधिक अध्ययन के लिए हम प्रिया जैन की बुक का सहारा लेकर के कर सकते हैं। पढ़ते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज की कक्षा अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।